ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के संविधान में द स्टेट लेजिस्लेचर के विषय में समझेंगे। जो राज्यों में विधान परिषद और विधानसभाएं होती हैं उसके विषय में जानेंगे। ये संविधान के पार्ट 6 में दिया हुआ है, चैप्टर है चैप्टर 3, पार्ट 6 का चैप्टर 3 और आर्टिकल्स हैं 168 से 212 तक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 168 से 173 तक देखेंगे, टोटल 6 आर्टिकल। स्टार्ट करते हैं 168 से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स। जो लेजिस्लेचर है राज्यों में, वो उनका गठन कैसे होता है। देखिए, सभी राज्यों की एक लेजिस्लेचर जरूर होती है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी कोई लेजिस्लेचर नहीं हो, ठीक है। तो फिर ये इसका गठन कैसे होता है। इसके 3 भाग होते हैं लेजिस्लेचर के। पहला गवर्नर, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, और तीसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। किन 6 राज्यों में है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों के अलावा अन्य किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो जैसे हमने पार्लियामेंट के बारे में जाना था, पार्लियामेंट में 3 भाग होते थे, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। इसी तरह राज्यों में जो विधान लेजिस्लेचर है उसके भी 3 भाग हैं, गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, बाकी 22 राज्यों में नहीं है। तो जो बाकी 22 राज्यों में क्या है? गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली केवल, यानी कि विधानसभा। तो जो 22 राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, उनको बोलते हैं यूनिक कैमरल सिस्टम। यूनिक कैमरल सिस्टम, क्योंकि विधानसभा विधान परिषद में एक ही है, इसलिए यूनिक। और जो 6 राज्यों में है, डबल है, वहां पे बाई कैमरल सिस्टम हो गया, ठीक है। तो जिन स्टेट लेजिस्लेचर में बाई कैमरल सिस्टम है, मतलब विधान परिषद भी है, तो तीन अंग हो गए, गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। और अगर यूनिक कैमरल है तो गवर्नर और विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद को क्या बोलते हैं? विधान परिषद के अलावा इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, और इसको सेकंड चेंबर भी बोलते हैं, और इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं, सेकंड चेंबर भी कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। इसी तरह विधानसभा है, इसको विधानसभा कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, फर्स्ट चेंबर कहते हैं, और पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 168। अब आ जाइए आर्टिकल 169 पे, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद हैं, उनको जिन राज्यों में है उनमें से खत्म भी किया जा सकता है, और जिन राज्यों में नहीं है वहां पर नया क्रिएट भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना करके नई विधान परिषद बना भी सकती है किसी राज्य में, और जहां ऑलरेडी चल रहा हो वहां पे वो खत्म भी कर सकती है, ठीक है। ये लिखा है, अबॉलिशन भी कर सकती है और नया क्रिएट भी कर सकती है विधान परिषद, जहां पे नहीं है ऑलरेडी। इसके लिए पहले तो वहां की, अगर अबॉलिश करना है या फिर नया क्रिएट करना है, जैसा भी स्थिति हो, तो पहले तो वहां की विधानसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगी। किस लिए? या तो अबॉलिश करने के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए। उसके बाद पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी, ठीक है। ये नहीं कि पार्लियामेंट सीधे कानून बना दे। अगर विधानसभा पहले एक रिजोल्यूशन पास करके भेजेगी, तब उसके बाद पार्लियामेंट कानून बनाएगी, तब वो अबॉलिश या क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जो रिजोल्यूशन पास करेगी विधानसभा उस राज्य की, उस पर्टिकुलर राज्य की, तो एक तो वो कैसे पास होगा? पहला तो जितने भी सदस्य मेंबर्स हैं उस विधानसभा में,
उसकी टोटल मेंबरशिप का हाफ, मेजॉरिटी, हाफ से ज्यादा, और जितने लोग बैठे हैं वोट कर रहे हैं उस समय उस रिजोल्यूशन पे, उसका 2/3 उसके फेवर में वोट करें। ठीक है, उसकी 2/3 मेंबर जो बैठे हुए हैं जिस समय, उसके 2/3 मेंबर्स उसके फेवर में वोट करें रिजोल्यूशन के, और इन एनी केस टोटल मेंबरशिप का मतलब जो बैठे नहीं है, जो वोट नहीं कर रहे हैं, सबको मिला भी लिया जाए, जितनी मेंबरशिप है विधानसभा की, उसका 50% से ज्यादा लोग उसके फेवर में वोट होने चाहिए। दोनों तरीके से ओके है, तभी वो रिजोल्यूशन पास माना जाएगा। अच्छा, जो भी कानून उसके बाद पार्लियामेंट बनाएगी इस संबंध में, उसमें क्या होगा? उसमें होगा सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। एक तो संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा ना। संविधान में दिया हुआ है कि फला फला राज्यों में लेजिस्लेटिव एसेट काउंसिल होगी, तो संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा जो विधानसभा क्रिएट करना या अबॉलिश करने से संबंधित और मैटर्स हैं, वो सब भी उस कानून में दिए होंगे। एक तो संविधान को संशोधित करने का भी प्रावधान होगा उस कानून में, और अन्य मैटर्स जो भी अबॉलिश करने या क्रिएट करने से संबंधित होंगे वो होंगे। लेकिन जो संविधान में संशोधन होगा, उसके लिए आर्टिकल 368 जो संविधान के संशोधन संबंधित है, वो इन्वोक नहीं हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा संशोधन है, और इसी आर्टिकल में लिखा है कि हम संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 169 में लिखा है कि हम विधानसभा क्रिएट या अबॉलिश कर सकते हैं, तो इसी आर्टिकल के तहत चेंज हो जाएगा संविधान में। हमें आर्टिकल 368 इन्वोक नहीं करना पड़ेगा, आर्टिकल 368 के प्रावधान को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से, क्योंकि आर्टिकल 368 इन्वोक नहीं हो रहा है, इसलिए बिल्कुल ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से एक कानून पास हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से संविधान में, संसद में, और वो कानून बन जाएगा, और उसी के तहत अबॉलिश या क्रिएट हो जाएगी विधान परिषद उस पर्टिकुलर राज्य में। अब आ जाते हैं विधानसभा के का गठन कैसे होता है। आर्टिकल 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसके मिनिमम, किसी भी राज्य में जो विधानसभा होगी उसके मिनिमम 60 सदस्य होंगे और मैक्सिमम 500 सदस्य होंगे। किसी भी राज्य में इससे कम ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कुछ राज्य एक्सेप्शन है, उसके मिनिमम कुछ कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, यहाँ 60 की जगह 30 मिनिमम है। मिजोरम 60 की जगह 40 मिनिमम है। नागालैंड 60 की जगह 46 मिनिमम है। तो ये 5 राज्यों में मिनिमम का क्राइटेरिया अलग है। मिनिमम सदस्यों की संख्या विधानसभा में 60 की जगह ये है 30, 40, 46, और लेकिन मैक्सिमम हर जगह 500 ही रहेंगे। इस लिमिट के अंदर कोई भी अपना सदस्यों की संख्या रख सकता है, कोई विधानसभा। अच्छा, विधानसभा के सदस्य चुने कैसे जाते हैं? आप सबको मालूम है एमएलए कैसे चुने जाते हैं। ऑर्डिनरी चुनाव होता है, जनता चुनती है एडेड फ्रेंचाइज के माध्यम से, और 18 साल से ऊपर के लोग वोट करते हैं अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उनमें चुनाव होता है, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो विजेता घोषित हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो डायरेक्ट चुनाव होता है। इसके अलावा सिक्किम में और नागालैंड में इनडायरेक्ट चुनाव भी थोड़ा सा होता है कुछ सीटों पे, सारी सीटें नहीं, लेकिन कुछ सीटों पे इनडायरेक्ट चुनाव भी होता है। हर विधानसभा में कुछ सीटें रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए। कैसे रिजर्व होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। उस राज्य में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या कितनी है, उसी अनुपात में सीटें रिजर्व होंगी उस विधानसभा में। नंबर ऑफ सीटें, मतलब अगर मान लीजिए उस राज्य में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की सीटें 20 की पॉपुलेशन 20% है, तो 20% अप्रॉक्स 20% सीटें विधानसभा में उनके लिए रिजर्व होंगी। शेड्यूल कास्ट की अलग होंगी, शेड्यूल ट्राइब्स की अलग होंगी।
ठीक है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाते हैं, तो वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? ये एक ऑफिशियल एरिया होता है कंट्री का दैट इलेक्ट समवन टू रिप्रेजेंट इट इन लेजिस्लेचर। विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करे एक पर्टिकुलर एरिया हुआ, यहाँ के ये लोग एक अपना प्रतिनिधि भेजेंगे विधानसभा में, तो इसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। अच्छा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा कैसे जाएगा? तो इसके लिए मतलब जैसे यूपी में 400 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, टेरिटोरियल सीटेज हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि हर टेरिटोरियल की कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन बराबर हो, करीब करीब, एग्जैक्टली तो नहीं हो सकती है। ये ना हो कि एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख लोग एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, एक एमएलए चुन रहे हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 लाख लोग एक एमएलए चुन रहे हैं। ये नहीं हो सकता। तो कोशिश इस तरीके से उसका एरिया डिजाइन किया जाता है कि हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नंबर ऑफ वोटर्स करीब करीब बराबर आए, ठीक है, तब यूनिफॉर्मिटी होगी। अब सवाल ये आ गया कि पॉपुलेशन देखेंगे तो पॉपुलेशन किस साल की देखेंगे? पॉपुलेशन तो बहुत सारे साल की होती हैं। तो जब तक कि 2026 के बाद सेंसस ना हो जाए, जनगणना ना हो जाए और उसके रिजल्ट्स पब्लिश ना हो जाए, 2026 के बाद मोस्ट प्रोबेबली 2031 में जनगणना होगी, तो ऑल्दो ये पक्का नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2031 में होगी। जब भी वो चुनाव, वो जनगणना ना हो जाए और उसके बाद उसके रिजल्ट्स पब्लिश ना हो जाए, तब तक 2001 की जनगणना के हिसाब से चलेंगे और उस जनगणना के हिसाब से राज्य को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटेंगे, उस जनगणना के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये जब हो जाएगा 2026 के बाद जनगणना होगी पहली और उसका रिजल्ट्स पब्लिश हो जाएगा, तो फिर जो अंतिम जनगणना होगी, तो लेटेस्ट जनगणना होगी उस चुनाव से पहले, जिसका रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके होंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाएंगी। 2026 के बाद जो पहला जनगणना होगा और उसके रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके होंगे, जब तक ये काम नहीं होता तब तक 2001 की जनगणना, ठीक है। और 2026 के बाद कोई जनगणना होगी, उसका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद से जब भी चुनाव होंगे तो लेटेस्ट जो जनगणना हुई है और उसके रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके हैं, वो वाली फिगर्स के बेसिस पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में राज्य को बांटा जाएगा। अच्छा, जब भी ये 2026 के बाद जनगणना हो जाएगी, उसके रिजल्ट्स पब्लिश हो जाएंगे, तो दो काम हुआ करेंगे हर जनगणना के बाद। एक तो पहला हम लोगों ने डिस्कस किया कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा प्रदेश को, वो हर बार रीएडजस्ट की जाएगी, हर जनगणना के बाद रीएडजस्ट की जाएगी कि पहले अब ये था, अब ये फिर जनगणना हो गई, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी इस तरीके से, क्योंकि जनगणना में अब फिगर्स चेंज हो गई हैं। और दूसरा ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली की भी चेंज हो, कम ज्यादा हो सकती हैं। जनगणना के हिसाब से पिछली बार 400 सीटें थी, तो इस बार 405 सीटें हो गई, 410 हो गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी जनगणना होगा उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी चेंज हो, रीएडजस्ट की जाएंगी, चेंज की जाएंगी, और जो विभाजन होगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, स्टेट्स का विभाजन होगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो हर जनगणना के बाद चेंज होगा। कौन करेगा ये सब चेंज, सारे काम? एक अथॉरिटी बनेगी और वो उस तरीके से काम करेगी जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कानून बना करके। पार्लियामेंट एक कानून बनाएगा और उसमें एक अथॉरिटी का गठन होगा, वो अथॉरिटी ये काम करेगी और कैसे करेगी, जो कानून में लिखा होगा उस कानून में उस तरीके से होगा। लेकिन कभी भी अगर चुनाव जनगणना हुई और सब रीएडजस्टमेंट हुआ ना, तो जो एग्जिस्टिंग विधानसभा चल रही होगी, उसके मेंबर्स बैठे होंगे, उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा,
वो एज इट इज चलती रहेगी। ये वो इम्पैक्ट आएगा नेक्स्ट चुनाव पे, नेक्स्ट चुनाव पे फिर उसका असर पड़ेगा। अच्छा, इसका इफेक्ट कब होगा, रीएडजस्टमेंट का इफेक्ट कब होगा, ये प्रेसिडेंट डेट बताएंगे, ऑर्डर इशू करेंगे, उससे होगा। जब तक कि ये 2026 के बाद पहली जनगणना नहीं हो जाती तो फिर रीएडजस्टमेंट कोई जरूरी रीएडजस्टमेंट नहीं करना होगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स का, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है हमारे राज्यों की, इसे यूपी में 400 है, 4 अलग अलग राज्यों में अलग हैं, तो वो 1971 की जनगणना के बेसिस पे चला आ रहा है, उसमें 2001 नहीं है। वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1971 की जनगणना चला आ रहा है, वो एज इट इज चलता रहेगा जब तक ये 2026 के बाद पहली जनगणना नहीं हो जाती। और जो स्टेट्स को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है वो 2001 की जनगणना के बेसिस पे हो रहा है, तो ये भी चलता रहेगा। ठीक है, ये 170 हो गया। अब कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे हमने अभी ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली देखा, अब हम देखेंगे 171 विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद का गठन कैसे होगा। किसी भी विधान परिषद में मिनिमम 40 सदस्य होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितना भी विधानसभा में सदस्य है उसका 1/3। विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो विधान परिषद में मैक्सिमम 100 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, पार्लियामेंट के पास कानून है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बनाए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य कैसे इलेक्ट होंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते हैं कि जैसे जनता चुनती हो डायरेक्ट, उस तरीके से नहीं होते हैं, उसके इलेक्ट होने का तरीका अलग है। ये हम लोग देखते हैं अभी सारे जो सदस्य हैं उनको कई भागों में बांटा गया है। पहला भाग है 1/3, करीब करीब 1/3 होगा, जो भी मतलब एग्जैक्ट 1/3 कभी कभी नहीं भी हो सकता है क्योंकि फ्रैक्शन में आ सकता है। तो 1/3 सदस्य करीब करीब इलेक्ट किए जाएंगे। जो भी म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं और दूसरी लोकल अथॉरिटीज हैं राज्य के अंदर, ठीक है, उनके सदस्य इलेक्ट करेंगे, जैसे सभासद वगैरह हो गए और तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, म्यूनिसिपैलिटी हो गई। इसमें जो इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो लोग इलेक्ट करेंगे 1/3 सदस्यों को। ठीक है, जो 1/12 मेंबर है, 1/12 करीब करीब, वो इलेक्ट किए जाएंगे जो उन लोगों द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो राज्य में रह रहे हैं, उसी राज्य में रह रहे हैं कम से कम 3 साल से, और क्या है तो वो ग्रेजुएट हैं, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हैं, या फिर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है उनके पास जो ग्रेजुएट के समकक्ष है। ठीक है, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से या तो वो ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट के समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन है, उसी राज्य में रह रहे हैं और कम से कम 3 साल से रह रहे हैं, तो ऐसे लोग 1/12 1/12 सदस्य इलेक्ट करेंगे विधान परिषद के लिए। ठीक है, अब आ जाइए फिर 1/12 करीब करीब सदस्य ऐसे इलेक्टोरेट्स के द्वारा चुने जाएंगे जो कम से कम 3 साल से टीचिंग का काम कर रहे हैं उसी राज्य में, उसी राज्य के किसी शिक्षण संस्थान में जो पार्लियामेंट बताए उसमें टीचिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन वो शिक्षण संस्था सेकेंडरी स्कूल से नीचे की नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम 10th तक की शिक्षण संस्था होनी चाहिए, उसमें वो टीचिंग का काम कर रहे हैं, कम से कम 3 साल से कर रहे हैं और उसी राज्य में होनी चाहिए वो शिक्षण संस्था। इसके विषय में पार्लियामेंट कानून बनाता है और उसके हिसाब से करना होता है। तो आप कह सकते हैं कि उस राज्य के टीचर्स के द्वारा, पर्टिकुलर टीचर्स के द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाएंगे।
अब 1/3 और आ जाइए, 1/3 चुने जाएंगे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे उन लोगों के बीच से जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। ठीक है, तो 1/3 चुने जाएंगे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। अब 1/6 और बच गया है। ठीक है, ये 1/6 गवर्नर द्वारा नामित किए जाएंगे, नॉमिनेटेड किए जाएंगे। कौन लोग गवर्नर द्वारा नामित किए जा सकते हैं, नॉमिनेट किए जा सकते हैं? जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। किस फील्ड में? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल साइंस। जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर दिया इस ग्राउंड पे, तो उसको कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कि नहीं ये नॉमिनेशन गलत था, इस व्यक्ति के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं है। गवर्नर ने नॉमिनेट कर दिया तो बात खत्म हो गई, वो नॉमिनेशन वैलिड रहेगा। अच्छा, इसके लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चाहिए ए, बी और सी के लिए। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्यूनिसिपैलिटीज के सदस्य चुन रहे हैं, या फिर ग्रेजुएट्स चुन रहे हैं, या फिर टीचर्स चुन रहे हैं, तो इन तीनों के लिए टेरिटोरियल किस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाएंगे, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो और डी तक है ना, उसके बाद 4th है कि एमएलए चुन रहे हैं। तो ये 4 तरीके से चुनाव हो रहा है। तो ये जो चुनाव है ये सिंगल वोट नहीं पड़ेगा कि मैंने इसको वोट दे दिया, ये बाय सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें प्रेफरेंस दिए जाएंगे कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है, सेकंड प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है, थर्ड प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है, फोर्थ प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है। तो इस तरीके से वोटिंग होगी, न कि एक सिंगल व्यक्ति का बटन दबा दिया। इस तरीके से नहीं होगी, बैलेट से होगा, और उसमें हमें जो वोटर्स होंगे वो अपनी प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन क्या होता है? आर्टिकल 172। ठीक है, जो विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, 5 साल के लिए होती है। किस दिन से 5 साल काउंट होगा? इसकी जो पहली मीटिंग होगी उस दिन से स्टार्ट होगा, और इसके 5 साल कंप्लीट होते ही ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, कुछ ऑर्डर की जरूरत नहीं है, एक भी दिन आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। 5 साल से पहले गवर्नर चाहे तो इसको खुद भी डिसॉल्व कर सकते हैं, 5 साल पूरा नहीं हुआ है तब भी। जो विधान परिषद है 6 राज्यों में, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये एक परमानेंट बॉडी है और ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी 1/3 सदस्य, करीब 1/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। ठीक है, जैसे राज्यसभा में होता था वैसे ही यहाँ पे भी वही होता है। अच्छा, टर्म कभी, जैसे 5 साल का लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म है, तो कभी ये एक्सटेंड किया जा सकता है जब इमरजेंसी चल रही हो, देश में इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन वैलिड हो, तो उस समय टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट एक कानून पास करेगा और उसके तहत ये टर्म एक्सटेंड किया जाएगा। कितना एक्सटेंड किया जाएगा? मैक्सिमम एक बार में 1 साल। ठीक है, लेकिन जब भी इमरजेंसी खत्म हो गई उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने के अंदर चुनाव करा करके गठन करना होगा। वो उसके मैक्सिमम 6 महीने और कंटिन्यू कर सकता है उस लेजिस्लेटिव असेंबली, ये नहीं कि उसके बाद भी चल रहा है। 1-1 साल करके तो हम लोग कई बार कर सकते हैं, लेकिन अगर वो इमरजेंसी खत्म हो गई है तो उसके बाद 6 महीने तक और चल सकता है वो विधानसभा, और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 172 हो गया। अब आर्टिकल 173 देख लेते हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबरशिप के लिए? बहुत सिंपल है, अगर सदस्य बनना है स्टेट लेजिस्लेचर का तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो भी इलेक्शन कमीशन जिसको नामित करे उसके समक्ष एक शपथ लेना होगा। ठीक है, जनरली डीएम होते हैं,
और वो शपथ थर्ड शेड्यूल के इसमें जो फॉर्मेट दिया है उसके तरीके से लेना होगा, उस फॉर्मेट में लेना होगा। अगर विधानसभा में जा रहे हैं, कैंडिडेट हैं विधानसभा के, तो 25 साल उम्र होनी चाहिए। विधान परिषद में जा रहे हैं तो कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा पार्लियामेंट कानून बना करके भी कुछ वो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो उसमें कुछ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला तो ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर इलेक्ट होना है तो वो जो व्यक्ति है वो वोटर होना चाहिए किसी भी उसी राज्य का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस राज्य के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर होना चाहिए। और अगर वो गवर्नर द्वारा नामित किया जाना चाहिए तो वो उसी राज्य का रेजिडेंट भी होना चाहिए, उसी राज्य का रहने वाला भी होना चाहिए। गवर्नर किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को नामित नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन हो रहा है तो किसी दूसरे राज्य में रहने वाला व्यक्ति उस चुनाव को लड़ सकता है, लेकिन वो उस राज्य का वोटर होना चाहिए जिस राज्य में वो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ना चाह रहा है कोई व्यक्ति तो वो उसी राज्य का वोटर होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, अगर उसका चुनाव लड़ना है तो उसी राज्य का वोटर होना चाहिए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ेगा। उस राज्य में कहीं का भी है, गाजियाबाद का है तो वो गाजीपुर में भी चुनाव की सीट से भी लड़ सकता है। उस राज्य के अंदर की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का है तो वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो। और अगर गवर्नर द्वारा नामित किया जाना है तो उस राज्य का रेजिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर SC ST की रिजर्व सीट पे लड़ना चाह रहा है तो फिर उसको SC या ST होना चाहिए, मतलब उस शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है और वो चाहता है कि हम किसी ऐसी सीट पे लड़े जो रिजर्व नहीं है SC ST के लिए, तो वो अलाउड है, ठीक है। लेकिन अगर SC ST की रिजर्व सीट पे किसी व्यक्ति को लड़ना है तो फिर उसे SC ST का मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।